तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। तो हम एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो यहाँ पे जो हम आज वीडियो खाने या बनाने वाले हैं ना आपके लिए, तो वो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th का पहला ही चैप्टर है वो एनसीईआरटी का, ठीक है। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, ठीक है। यस, तो हम स्टार्ट करेंगे इसे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से, केवल बहुत एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है और पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। इसके अलावा हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। 3 5 6 चीज़ें हैं इसमें, बस वही आपको याद रखनी है। और ये नोट्स बहुत मेहनत से बनते हैं भाई, नोट्स। तो आप इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा रिवाइज करिए, बस आपको रिवाइज ही करना है। आपको इसमें रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है या कोई और इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस मल्टीपल टाइम रिवाइज कर देना है, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ, नोट्स की जो पीडीएफ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लें और उन्हें पढ़ें भी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? आप प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। क्या है भाई? एक दो सब्सटेंस है हमारे पास, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, या एक से ज्यादा सब्सटेंस। भाई दो चीजें तो रिएक्शन करेंगे ना, एक चीज तो अकेले रिएक्शन करने से नहीं। तो दो या दो से ज्यादा, ठीक है, चीजें जब आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो हमें न्यू सब्सटेंस देते हैं। क्या देते हैं? न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं और आइडेंटिटी होती है वो अपनी यूनिक होती है, उस प्रोडक्ट की यूनिक चीज होती है वो, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, वही उसमें सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अगर हम सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। और जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं भाई, इस ये जो एरो होता है, ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद है, अगर हमें इसे वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, ये गिव्स का साइन होता है भाई, गिव्स होता है, गिव्स वाटर। तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम प्लस करेंगे या रिएक्शन कराएंगे तो हमें पानी मिलेगा, ठीक है, वाटर मिलेगा, ठीक। लेकिन एक चीज है कि भाई हम ये वर्ड्स में अगर लिखते हैं तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो वर्ड है हर लैंग्वेज में हम इनको अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है, या हर कंट्री में जाके ना अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सेम चलती है। इसी वजह से हमें इनके सिंबल्स की नीड पड़ी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की ये हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई? बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने अब तक क्लास में जब आपको पढ़ाया गया होगा तो बैलेंस करना सिखाया था ना भाई। बैलेंस क्या होता है भाई? बराबर होना चाहिए ना हर चीज को, ठीक है, हर हर चीज को हम बराबर रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक सीसो का गेम तो आपने खेला ही होगा ना। ये सीसो का जो गेम होता है, इसमें हम बराबर बराबर अगर वेट है दोनों का तो ये बीच में आके रुकेगा, ठीक है। अगर इसके अलावा यहाँ पे एक का भी भारी है या एक का भी हल्का है तो हल्का वाला ऊपर उठ जाएगा, भारी वाला नीचे बैठ जाएगा। तो वो चीजें यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो गलत है, ठीक है। हमारे पास दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट्स में भी और हमारे प्रोडक्ट में भी बराबर नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इक्वेशन है, यहाँ पे Fe+H2O, ठीक है, Fe+H2O है यहाँ से, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है? Fe3O4+H2 हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? ये स्टेप्स केवल आपके लिए लिखे गए हैं कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, वरना हमें करना क्या होता है वो मैं एक जनरली वे में बता देता हूँ कि देखो इधर एटम्स हमें गिनने हैं, हर एक एलिमेंट के हमें एटम गिनने हैं, ठीक है। जैसे Fe है, ठीक है, फेरस है, तो फेरस का कितना एटम है? 1 है, ठीक है। लेकिन इधर प्रोडक्ट में कितना है भाई? 3 है, ठीक है। H में कितने हैं? यहाँ पे 2 है। इधर कितने हैं भाई? 2 है। ऑक्सीजन में कितने हैं? यहाँ पे 1 है। इधर कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बराबर नहीं है, केवल H बराबर है लेकिन हमारा O बराबर नहीं है, ठीक है।
तो फर्स्ट स्टेप तो हमने चेक कर लिया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। अगर हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर लेते हैं, अगर हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे काफी हद तक ये जो इक्वेशन होती है ना, ये हमारी बैलेंस की तरफ चली जाती है। केवल सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को ही यहाँ पे बैलेंस करके देख लेना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसकी H की H2O था ना, इधर कितने थे भाई, 4 थे। इसको 4 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट है वंस अगेन चेक द नंबर। एक बार फिर से हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कितने हो चुके हैं अब। ठीक, तो यहाँ पे Fe यानी कि फेरस के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, यहाँ पे RHS पे 3 है, यहाँ पे H हो चुके हैं 8 और यहाँ पे हो चुके हैं 2, यहाँ हो चुके हैं O 4 यहाँ पे, यानी कि हमारे पास अब अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन Fe और H नहीं हुआ ना। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करा, अब यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ये बैलेंसिंग हमारी मिस हो गई ना तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो सही नहीं होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या नहीं होगी, सही नहीं होगी, क्योंकि हम एक जो क्वांटिटी है, जो रेशो है, उसको हम नहीं डाल रहे हैं, तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो पता नहीं क्या ही बनेगा उसमें ना, वो केमिकल रिएक्शन हो भी नहीं पाने की। ठीक है, तो यहाँ से हमने H को, अब H2 को हमें बैलेंस करना है, तो H2 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इधर की साइड राइट हैंड साइड की तरफ 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इधर देखो 4 2 8 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन इधर कितने थे, इधर केवल H2 थे ना, तो हमें 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो गया भाई, H8 हो गया। अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बराबर बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी हो गया, बस क्या बचा, फेरस। फेरस को इतनी ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएंगे फेरस को बैलेंस करने में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अब कितने 3 है ना, तो यहाँ पे तो Fe अकेला है, जब Fe अकेला तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जब हमारे पास सारे एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बराबर हो जाते हैं तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बैलेंस करनी आ गई होगी। ठीक, इसी के साथ एक और चीज बताता हूं मैं, क्या है वो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है ना, तो उसके केमिकल रिएक्शन के कुछ हमारे पास क्या आती हैं कि हमें कैसी दिखती है, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। रिप्रेजेंट क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें उसके क्या क्या चीजें, क्या क्या कॉजेज दिखेंगे, क्या क्या दिखेंगे। सबसे पहले उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, वो हीट कर सकती है, उसमें प्रेसिपिटेट बन सकता है, उसमें गैस इवॉल्व हो सकती है। तो ये सारी जो चीज है, ये जो पॉइंट है ना 4, ये बहुत ध्यान रखना। क्या, सबसे पहले हीट भी निकल सकती है, गैस भी इवॉल्व होगी, हीट भी निकलेगी, गैस भी इवॉल्व होगी, कलर भी चेंज होगा, ठीक है, और पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। अब हर केमिकल रिएक्शन में ऐसा हो, ये पॉसिबल नहीं है, या ये संभव नहीं है कि हर केमिकल इक्वेशन में ये सारी चीजें हों, पर हम इनसे बता सकते हैं कि यहाँ पे हाँ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है, उन्हें हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते। एक बार चेंज हो गया तो वो हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या एक्टिविटी है भैया, आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्टिविटी है, इसे थोड़ा आसान भाषा में मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करा, ठीक है, बस आसान भाषा में लिखा है। क्या है, जब भी हम बर्न करते हैं किसको, मैग्नीशियम रिबन को, ये मैग्नीशियम रिबन भाई बर्न हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखना होगा आपको कि मैग्नीशियम रिबन क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। और ये बर्न किस तरीके से हो रहा है, ये बर्न हो रहा है भाई हमारी कैसे, ये ब्लू फ्लेम दिखा रहा है। किसकी फ्लेम होती है, इसकी ब्लू फ्लेम होती है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि ब्लू फ्लेम में जलता है हमारा क्या, मैग्नीशियम, ठीक है। तो अब ये मैग्नीशियम बर्न होके बना क्या रहा है, ये मैग्नीशियम बर्न होके बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO, ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी लिखी हुई है कि किस किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक, जब ये जल के निकलता है, अब हमने देखा होगा ना, नॉर्मली जब हम चीज़ों को जलाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है भाई, ब्लैक सी बनती है ना, वो क्या है, ऐश होती है ना। लेकिन इसकी जो ऐश होती है ना, जो इसकी राख होती है, वो कैसी नहीं होती है, वाइट होती है। और सबसे बड़ी बात, जब ये जलता है तो इसका मास अलग, लेकिन जब वहाँ पे जब इसका प्रोडक्ट हमारे निकल के आता है ना, जो ऐश निकल के आती है, वो उसमें उसका मास ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब ये खाली Mg था, ठीक है, केवल ये मैग्नीशियम था, लेकिन जब ये जला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये बन गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे तो हमारा मास बढ़ना ही है, ठीक है। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो ये MgO बना है, अगर मैंने इसे H2O के साथ मिला के इसका लिक्विड एक्वस बना दिया ना, तो कैसा हो जाएगा भाई, वो ब्लू कलर का दिखाई देगा लिटमस पेपर पे। कैसा दिखाई देगा, ब्लू, यानी कि कैसा होगा, ये बेस होगा, नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में,
ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से यहाँ पे लिखा गया है ये चीज़ों को। ठीक, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। वाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत हैं, ये आप बिल्कुल पढ़ लें, आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा लगते हैं। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं, जलाने से पहले उसे हम साफ क्यों करते हैं? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा सा लिख रखा है, तो आप ये याद कर लें, और याद करने के बाद इसे याद ही नहीं करना, वहाँ पे अपने एग्जाम कॉपी में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके आना। ठीक है, द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज usually has a coating of the magnesium oxide on which surface which is formed the slow action of the oxygen on of air on it. So before burning in air the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper. हम sandpaper से इसे क्लीन करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही ऑक्सीजन की भी लेयर चढ़ी होती है। अगर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ी होगी, जब हम जलाएंगे ना, तो ये परफेक्टली बर्न नहीं होगा, ये केमिकल रिएक्शन होने की नहीं है। ठीक है, बहुत कम, धीरे धीरे होगी। ठीक है, लेकिन जब हम इसे क्लीन करके रहेंगे तो बहुत अच्छा सा हमें क्या मिलेगी भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, तो इसको हमें कर लेना होता है, तो ये साफ कर लेना होता है पहले। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीप इट एज अ फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइस। कि हमें दूर क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि जो उसकी फ्लेम होती है ना, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, ब्लू कलर की होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रिजलिंग, यानी कि जैसे स्पार्किंग होती है ना, हल्की हल्की सी, इस तरीके से भी होती है। ठीक है, तो और कहीं कहीं पे ऐसा भी लगता है कि वाइट है, कहीं पे ब्लू है, तो लेकिन ये ब्लू फ्लेम में ही जलती है, मोस्टली तो ब्लू फ्लेम में ही होता है ये। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे दूर रखना चाहिए अपनी आंखों से। ठीक, वो कभी वैसे भी हमें केमिकल रिएक्शन करते हुए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस बरतने चाहिए भाई। ठीक है ना, क्यों? है ना, क्योंकि हमारा ही नुकसान हो सकता है उसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो मैंने जो सबसे पहले चीज़ बताई थी कि भाई हमें कलर चेंज हमें मिल सकता है, टेम्परेचर चेंज मिल सकता है, स्टेट चेंज मिल सकता है। स्टेट यानी कि जो पहले गैस था वो बाद में लिक्विड बन सकता है, या पहले लिक्विड था वो बाद में गैस भी बन सकती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लें। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा, गैस भी निकलेगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी बनेगा। तो यहाँ पे आपकी सारी रिएक्शंस यहाँ लिखी हुई हैं, आप बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। ठीक है, उसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाने वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे पहले एंडोथर्मिक समझते हैं ना। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। देखो क्या है एंडो, एंडो का मतलब अंदर, अंदर यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। किसी में भी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो एंडोथर्मिक कहलाएगी। और अगर वहां से एनर्जी रिलीज होगी, देखो क्या है भाई, रिलीज होगी, क्या होगी? रिलीज। यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है, दोनों में अंतर है। एब्जॉर्ब होगी तो एंडो, और रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो एंडोथर्मिक का जो रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और एक्सोथर्मिक का जो एग्जाम्पल है वो है डाइजेशन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बहुत ध्यान से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ काम की बातें हैं। क्या है? इट इज नॉट अलाउ नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन कंडीशन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सो वी कैन लीव दैट स्टेप अंटिल इट इज द आस्क द क्वेश्चन। देखो कभी भी अगर हमसे वहां पे क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो सबसे पहले हमने उस केमिकल रिएक्शन को किसमें बैलेंस कर लेना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप उस तरीके से, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और वही आप अगर चीजें चलेंगे, और फिजिकल स्टेट लिख भी लेनी है। ठीक है, बैलेंस के साथ साथ फिजिकल स्टेट। कैसी फिजिकल स्टेट है भाई? जैसे आपने देखा होगा ना कि ब्रैकेट में यहाँ पे एस लिखा रहता है, तो ये सॉलिड का सिंबल है। क्या है भाई? कि हमारे पास जो हमने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारे पास आया वो कैसा है? सॉलिड है भाई। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एल लिखा रहता है ना, लिक्विड, ये लिक्विड का है। ठीक है, ये लिक्विड है। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको ए क्यू यानी कि एक्वस भी नजर आएगा, तो इसको हम एक्वस बोलते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे क्या, और एक चीज और होती है, क्या है भाई? यहाँ पे गैस भी नजर आ जाती है, तो ये गैस होता है। ठीक, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हमें कर लेनी है इनकी फिजिकल स्टेट, तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और बैलेंस तो उनको कर ही लेना है। बैलेंस पहले बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? फिजिकल स्टेट से भी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा काम की बात है, इसे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अलग आता नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन जब हम करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो एक और एनसीईआरटी की एक्टिविटी यहाँ पे आपके पास, आपके सामने है, उसको भी बहुत ज्यादा आसान तरीके से हम समझते हैं। लेकिन क्या है भाई? टेक सम लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हमने लिया है सॉल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब में डाल लिया या बीकर में डाल लिया। उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन हमने पुट कर दिया। क्या कर दिया? देखो सबसे पहले ये था हमारे पास
लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट में हमने क्या डाला भाई, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, क्या बना गया भाई यहाँ पे बना लेड आयोडाइड, लेकिन किस कलर का, येलो कलर का बना। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि केस स्टडी जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपसे यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं वो, ठीक है। एक्टिविटीज सारी कर लेनी है अपने को, ठीक है। इस फॉर्म एट द वंस अ चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो। देखो जब हमने इसे डाला था क्या, लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाला था, वो उस टाइम उससे पहले थे ये ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बिल्कुल इसमें कलरलेस थे, कलर नहीं था, लेकिन इसके बाद इसकी कैसा बन गया, येलो कलर का बन गया। तो ये होती है केमिकल चेंज, हमें पता लगे कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। क्या है भाई, देखो रीमा टुक द 5 ml लेड नाइट्रेट, अभी हमने पढ़ा बीकर में लिया और उसके अंदर 4 ml का पोटेशियम आयोडाइड है। तो यहाँ पे कलर पूछ लिया है ना, कलर पूछा है, तो क्या है, द सॉल्यूशन टर्न रेड, नहीं हुआ रेड तो भाई नहीं होता, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बिल्कुल भी नहीं बनता यहाँ पे। रिएक्शन मिक्सचर बिकेम हॉट, नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है भाई, येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारे सारे चेंजेस एक ही रिएक्शन के अंदर आएंगे, ये कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है, नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट है एक और एक्टिविटी समझते हैं। देखो एक्टिविटी पढ़ाने का मेन मोटिव क्या है, आपके जो केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत यहीं से पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होते, पर हम एक्टिविटीज पढ़ते नहीं है इसलिए वो टिपिकल रखते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम बार पूछा गया है ना क्वेश्चन, तो ये इसी तरीके से आता है, ये आपके पास डायग्राम भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है। क्या है भाई क्वेश्चन में देख लें, यहाँ पे हमने क्या ले रखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रखा है, ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हम इसे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे थे, हम सल्फ्यूरिक एसिड लेके पढ़ते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे क्या डाला इन्होंने, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, यानी कि छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाल दिए। तो जब छोटे छोटे जिंक के टुकड़े इन्होंने यहाँ पे डाल दिए तो केमिकल रिएक्शन होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि मेटल जो है वो किससे, एसिड से रिएक्शन करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो गैस निकली, यहाँ से गैस रिलीज होगी, इस तरीके से रिलीज होके कहाँ आएगी, इस सोप सॉल्यूशन में आएगी, और यहाँ पे बबल्स बनाएगी, क्या बनाएगी भाई, बबल्स बनाएगी। और जो उस बबल के पास अगर हम कैंडल लेके आएंगे ना, तो आवाज करेगी पॉप साउंड की, कैसी, पॉप, जैसे पॉपकॉर्न जब पॉप होते हैं ना, उस तरीके की साउंड करेगी। क्यों, अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एक्स, मान लो एक्स गैस है, ये रिलीज हो रही है, तो उसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है हमने, आइडेंटिफाई द गैस ए, यहाँ पे ये गैस ए है भाई, ये रहा गैस ए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ए गैस है, इसकी गैस पूछी गई है, तो हमें ऑब्वियस पता है कि क्या होगा भाई, जब भी मेटल रिएक्शन करता है किससे, एसिड से, किससे करता है, एसिड से रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलें आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में ना, 4-5 इसमें पार्ट्स आते हैं एक्चुअली में, कि आपको रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, तो आपको वो पहचाननी होती है, ठीक। देखें इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन से हमें साफ पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन है, यानी कि कुछ ना कुछ आपस में क्या हो रहा होगा, कंबाइंड हो रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी इससे बनती है, क्या है भाई, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, क्या, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स भी हमने लिखे हैं, जैसे क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ स्लेक लाइम, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें रिलीज होती है हीट, अभी हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रख लें आप, ठीक है। H2O से इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि हमने इससे बनाना है, किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आपको डैश दे देंगे, यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे, वो आपको भरना होगा, ठीक है। अब क्या इसमें कुछ काम की बात क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम इज यूज्ड टू व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल, जो हमारे घर में व्हाइट वॉश होता है ना, वो इसमें काम आता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद स्लोली विद द CO2 इन एयर, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि जब भी हम अपने घरों में व्हाइट वॉश कराते हैं,
क्या, जब भी हम अपने घर में व्हाइट वॉश कराते हैं तो उसकी शाइन कुछ दिनों, 1 2 या 2 3 दिन बाद क्यों आती है, तो उसका जो कारण है वो यहाँ पे है, और ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ये भी आप बहुत ज्यादा अपने माइंड में रख लें, ठीक है ना। बहुत अच्छी वाली बात है, केवल एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं भाई इसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा हमने इलेबोरेट नहीं करा है इसमें, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, ठीक है। तो आप यही बस याद कर ले तो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। क्या है भाई, यहाँ से CO2 इन द एयर, भाई एयर में हमारे पास CO2 है, बिल्कुल है। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा वो रिएक्शन करके ऑन द वॉल विच इज गिव द शाइनी अपीयरेंस, जिसके बाद वो शाइनी अपीयरेंस जरूर दिखाएगा। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में चेंज हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट में, जिसकी वजह से हमें 2 3 दिन के बाद, व्हाइट वॉशिंग के बाद, हमें शाइनी अपनी वॉल्स नजर आती हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्म, किससे बना, वाटर तो सबको पता है, H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उसमें होना ही होना है, ठीक है। तो कंबाइंड हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बनाया वाटर, ठीक है। यहाँ पे सब कंबाइंड हो रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है एक सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी डीकम्पोजिशन। क्या है भाई, सबसे पहले जोड़ा, अब इनको तोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको जोड़ा, फिर इनको तोड़ते हैं, लेकिन ये तोड़ना 3 टाइप का होता है, ये ध्यान रखना। पहला ये है, इसमें क्या है भाई, इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक, भाई एक रिएक्टेंट है और वो 2 में टूट रहा है या 2 से ज्यादा में भी टूट सकता है, ठीक है, ब्रेक हो सकता है। और बेसिकली ऑपोजिट ऑफ द कंबाइंड रिएक्शन, ये हम कह सकते हैं कि वहां पे हमने कंबाइंड करा था, यहाँ पे हम इनको तोड़ रहे हैं, वो उसी को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स होते हैं इसके भाई। सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है भाई, थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है थर्मल का मतलब, हीट होता है। तो दीज रिएक्शंस यूज एनर्जी, कौन सी, हीट एनर्जी यूज करके डिकम्पोज हो जाते हैं बस। क्या, ये रिएक्टेंट हीट एनर्जी को क्या करते हैं भाई, यूज करके डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा, जो लाइम स्टोन था हमारा, वो किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बनाएगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या देता भाई, ये वर्डिंग की रिएक्शन दे देता है और हमें इसको सिंबॉलिकली इक्वेशन में क्या बनानी पड़ती है, तो आप ये ध्यान रख लें, ठीक है। और यही जो कैल्शियम ऑक्साइड है, यही कैल्शियम ऑक्साइड किसके काम आता है भाई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने के भी काम आता है। उसके बाद ये सेकंड वाली है, फेरस सल्फेट द ग्रीन कलर क्रिस्टल FeSO4.10H2O ऑन हीटिंग लूज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन एंड फॉर्म डिहाइड्रेटेड FeSO4 which on decomposition gives ferric oxide, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो इसमें 3 प्रोडक्ट बने, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, और कितना था ये, एक ही था ना। इसके बाद यहाँ पे टूटे कितने में, 3 में टूटे। फेरिक ऑक्साइड में टूटा, सल्फर डाइऑक्साइड में टूटा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा, ठीक है। इसके आगे एक्टिविटी है, यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं। सबसे पहले काम की बात है, यहाँ पे आप ये पढ़ लेना, ये बहुत जरूरी है। काम की बात है, काम की बात है का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन इसके करो ना, आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसमें काम करें, ठीक। इसकी थर्ड इक्वेशन हमें यहाँ दे रखी है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करनी है, एक्टिविटी समझनी है, ठीक है। ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी में क्या है भाई, टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। क्रिस्टल में ले लिया था हमने फेरस सल्फेट, बॉइलिंग, उसको ट्यूब में डाल दिया। दे आर ओरिजिनली ग्रीन इन कलर, ये भाई ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट कैसे कलर का होता है, ये आप ध्यान रख लें, कैसा कलर का होता है भाई, ग्रीन कलर का होता है। ये ध्यान रख लेना, कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये किस कलर का होता है भाई, ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है भाई, फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ये ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हम, पेन नहीं सेलेक्ट हो रहा भाई, आ गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द बर्नर, ठीक है। इसको ऊपर रखा बर्नर के हमने, भाई देखो ये टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से पकड़ के हमने बर्नर के ऊपर रख रखा है, ठीक है। आई होप कि आपने ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, अपनी स्कूल में की होंगी, ठीक है ना। और नाउ अगर नहीं भी की होंगी तो यहाँ समझ लो क्या दिक्कत है ना। नाउ यू विल अगेन सी द मैजिक। अब क्या मैजिक देखा वो देखना। एज द ग्रीन कलर फर्स्ट चेंजेस द व्हाइट, सबसे पहले वो जो ग्रीन कलर है वो व्हाइट में चेंज होगा, एंड देन फाइनली ब्राउन सॉलिड। और उसके बाद क्या बनेगा भाई, ब्राउन सॉलिड। और वो ब्राउन सॉलिड ही क्या कहलाता है हमारा, फेरिक ऑक्साइड कहलाती है। क्या कहलाती है, फेरिक ऑक्साइड। हालांकि ये फेरस होता है ना, लेकिन इसका फेरिक भी होता है। इसके 2 होते हैं, ठीक है, फेरस और फेरिक, फेरस और फेरिक,
ठीक, इसके बाद क्या है, सो द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज दैट द स्मेल ऑफ द बर्निंग सल्फर आउट अलोंग विद द कलर चेंज द ग्रीन इज द व्हाइट एंड ब्राउन। ठीक है, ये सबसे पहले ग्रीन से व्हाइट हुआ, व्हाइट से डायरेक्ट फाइनली इसका कलर क्या आ गया, ब्राउन आ गया, और इसकी स्मेल भी हमें आएगी धीरे धीरे। ठीक है, बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल सी होती है इसकी, हम इसको इनहेल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन दे रखी है, ये आप बिल्कुल ध्यान, इसकी नहीं है सॉरी, ये हमारी एग्जाम्पल था तीसरा वाला। ठीक है, ऑन हीटिंग द लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्या पता इसकी एक्टिविटी हमें मिल जाए। यस, बिल्कुल मिल गई हमें इसकी एक्टिविटी, किसी की इसी की मिली है हमें, लेड नाइट्रेट की एक्टिविटी मिली है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये वही एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे वो लिया था रिएक्शन, और उसकी यहाँ पे एक्टिविटी हमारी बुक में ऑलरेडी गिवन है, ये 1.6 पे आप देख लें जाके। ठीक है ना, टेक द 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन द बॉइलिंग ट्यूब विद द लेड नाइट्रेट इन द कलर कंपाउंड, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब इज द टेस्ट ट्यूब। वही करा है हमने जो वहाँ पे फेरस सल्फेट के साथ हमने वहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो ब्राउन फ्यूम निकलेगी इसमें, ब्राउन फ्यूम, ब्राउन कलर की गैस निकलती दिखाई देगी हमें। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व, और कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, कैसी होगी, ब्राउन फ्यूम और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पे निकलेगी। और उसके बाद इट इज द ग्लोइंग स्प्लिंटर इज हेल्ड ओवर द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एंड इट इज द कैच द फायर। और धीरे धीरे अगर हम ध्यान देंगे ना तो ये क्या हो रहा है, वहां पे जहां टेस्ट ट्यूब का ये माउथ होगा ना, यहाँ पे जलने लगेगी। ठीक है, क्यों, दिस शोज दैट द ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्व। अब ये हमें क्यों बताता है कि वे जलने क्यों लगी है, जलने इसलिए लगी क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन गैस भी अब इवॉल्व होने लगी है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, आ येलो सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड द बॉइलिंग ट्यूब। अब क्या रह गया नीचे बचा हुआ, केवल एक येलो सॉलिड रह गया, येलो सॉलिड। अब ये येलो सॉलिड क्या है, लेड मोनो ऑक्साइड है, ये ध्यान रखना, लेड मोनोऑक्साइड। प्लीज नोट दैट लेड मोनोऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट बट येलो व्हेन कोल्ड। अगर ये गर्म होगी तो कैसी रहेगी, रेडिश ब्राउन। ये आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है किसमें, केस स्टडी में, कि अगर आपको कोई गैस वो पीपीटी मतलब पर्सिपिटेट है, वो पर्सिपिटेट अगर गर्म था तो वो रेडिश ब्राउन था, लेकिन अब वो पर्सिपिटेट अगर ठंडा हो गया तो वो येलो बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा भाई, लेड मोनोऑक्साइड होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी हमने बताया ना कि अभी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जो वहां पे क्या करना है, केस बेस्ड स्टडी अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक। सबसे पहले हमने थर्मल पढ़ी थी, थर्मल के बाद यहाँ पे ये दूसरी है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी है ये। इसके बाद क्या भाई, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो भाई, इलेक्ट्रोलिटिक की बात कर रहे हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी की बात ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है, वहां पे क्या यूज कर रहा था, हीट एनर्जी यूज कर रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, तो दो में बाद में पट गए। ठीक है, बट जाते हैं ये ध्यान रखना, क्या टूट जाते हैं आपस में। देखो H2 है, H2 और O2 में टूट गया। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही 2NaCl है तो 2Na और Cl2 में यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं ये। ठीक है, इसके बाद जो आती है वो फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो से हमें ध्यान में आ रहा है कि लाइट एनर्जी का यूज होने वाला है। फोटो मींस लाइट एनर्जी, फोटो मींस लाइट एनर्जी का यूज करके हम इसमें अलग कर देते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है भाई, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड है भाई, ये हमारे पास सिल्वर है और ये क्लोरीन में टूट गया। तो सिल्वर क्लोराइड किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। और इनका आप कलर भी याद कर लें बहुत ध्यान से। ठीक है ना, कैसे, सिल्वर क्लोराइड क्या है भाई, व्हाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड, इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सिल्वर कैसा होता है, ग्रेइश व्हाइट होता है, ध्यान रखना, ग्रेइश व्हाइट। और क्लोरीन कैसा है, येलो ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर का होता है हमारा क्लोरीन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड इसका जो एग्जांपल है वो भी यहाँ पे दे रखा, तो वो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब यहाँ पे बात क्या आ रही है, डिस्प्लेस, यहाँ देखो डिस्प्लेस है ना, यानी कि कोई ना कोई चीज आपस में क्या हो रही होगी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी। तो अब वो क्या चीज है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इससे पहले से पहले वाली जो हमारी वीडियो है वो आप बिल्कुल जाकर देख लो, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज हमने यहाँ पे याद करा रखी है आपको। ठीक है, उसका वहां पे यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक ठीक,
आगे चलते हैं। रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे रिएक्शन जो है वो दो टाइप की है, सबसे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना, दो टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक सिंगल और एक डबल। यहाँ से इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन एन एलिमेंट रिएक्ट विद अ कंपाउंड एंड टेक द पार्ट of another element is that the compound is a single displacement। एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल बहुत आता है कि भाई यहाँ पे क्या है, जिंक है, जिंक दिखाई दे रहा है ना आपको, जिंक है। जिंक की रिएक्शन हमने किससे कराई, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट से सॉल्यूशन से कराई, जो कि कैसा होता है, ब्लू होता है कलर में। ये ध्यान रखना, कैसा होता है, ब्लू कलर में होता है। और जब इसकी रिएक्शन हमने कराई तो यहाँ से इसने Cu को तो कह दिया भाई टाटा बाय बाय, ठीक है, और खुद कह रहा है हाय हेलो, ठीक है, किसको, SO4 को। तो यहाँ पे देखो ये अपना कंपाउंड बना के यहाँ तो ये मस्त हो गया और Cu को बेचारे को बाहर निकाल दिया। और ये जो जिंक सल्फेट होता है कैसा होता है, कलरलेस होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक को डाला तो किसने कैसा कर दिया, कलरलेस कर दिया, तो हमारे पास क्या बना होगा, जिंक सल्फेट बना होगा। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। सिमिलरली आयरन ब्रिंग द मोर रिएक्टिव देन Cu। भाई आयरन भी जो होता है वो Cu से, कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसे डिस्प्लेस कर देता है। ये बेचारे को डिस्प्लेस ही करे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Cu को कह देते हैं हम क्या, टाटा बाय बाय, और Fe को कह देते हैं क्या, हेलो। यहाँ पे कर दिया, क्या बनाया, फेरस सल्फेट। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखो ये रिएक्शन है, यहीं पे दे रखी है, यहाँ पे एक्टिविटी आपको क्या है भाई, यहाँ टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड था, यहाँ पे चाइना डिश में यहाँ रखा हुआ था, किसमें रखा हुआ था, चाइना डिश में रखा हुआ था, ठीक। अब जब ये चाइना डिश में रखा हुआ है तो यहाँ पे किस चीज में चेंज होना चाहिए, यहाँ पे सारी चीजें चेंज करनी है। क्या है, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश इन द वाइट इन अ कलर द प्लेस इज द चाइना डिश सनलाइट, सनलाइट के अंदर रखेंगे तो वी विल फाइंड दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रेइश व्हाइट। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इसमें ग्रेइश व्हाइट में कलर हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, बन रहा है यहाँ पे सिल्वर मेटल, हमें पता है, ठीक है। तो एक्टिविटी भी बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग है, यहाँ पे थोड़ा कम में थी, यहाँ पे मैंने बड़े में करके दिखा दिया तो जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिख सके, ठीक। तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है 1.8। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। जो हमने वहां पे रिएक्शन पढ़ी थी ना, कौन सी भाई रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन हमने जो पढ़ी थी ये, ठीक है, Cu वाली, CuSO4 वाली, वो यहाँ पे आ जाती है। क्या है भाई, यहाँ दे रखा हमें, ये दे रखा कॉपर सल्फेट है, ठीक है। इसके अंदर हमने आयरन डाल दिया, क्या, आयरन की कील डाल दी, तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया इसका कलर, ये ध्यान रखना, चेंज हो गया इसका कलर, ग्रीन हो जाता है ये, ठीक। ये आपकी बुक में दिखा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये पढ़ लें, ठीक, क्योंकि ये अगर फिर वही बात की केस स्टडी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है, ठीक। इसके बारे में डेफिनेशन भी आती है और इसका एग्जांपल भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रख लेने हैं, ठीक। क्या है भाई, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयरन और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं और अपने अपने नए नए कंपाउंड बना लेते हैं। क्या है भाई, देखो यहाँ से 2 में टूटेगा, ये Ba है, यहाँ पे Na है, यहाँ SO4 है, यहाँ पे Cl है। तो यहाँ पे मेन हो क्या रहा है कि Na तो आ जाएगा भाई Cl के पास, देखो यहाँ पे NaCl बन गया, और जो Ba है ये SO4 के साथ मिलके यहाँ पे BaSO4 बना लेगा। तो ये जो व्हाइट पीपीटी हमारा बना, ये BaSO4 होता है, बेरियम सल्फेट कहते हैं इसे, ठीक है। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, बेरियम सल्फेट है भाई ये, ठीक। इसके बाद बात करते हैं बी वाले की, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है ना, इसको मत ध्यान रखना। इसके बाद बी वाले की बात करते हैं। ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम ब्रोमाइड, किसमें, सोडियम ब्रोमाइड आ येलोइश प्रेसिपिटेट ऑफ अ सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है भाई, यहाँ पे ये येलो प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड का, कैसा, येलो प्रेसिपिटेट, येलो है ये ध्यान रखना, येलो बनेगा, येलो कलर का, ठीक। नेक्स्ट चलें आगे, बहुत अच्छे। चलो डबल डिस्प्लेसमेंट का जो एक्टिविटी है वो हमें आती है, हमने पढ़ लिया है। क्या है भाई, सोडियम सल्फेट था, सोडियम सल्फेट के अंदर हमने क्या कुछ डाला ही होगा ना, क्या डाला है भाई, बेरियम क्लोराइड डाला है, 3 ml बेरियम क्लोराइड। तो क्या बनेगा हमें पता है, बेरियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम सल्फेट बनेगा, नहीं सॉरी, एड बेरियम क्लोराइड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। मैजिक क्या हुआ इसमें, व्हाइट पीपीटी बना लेफ्ट ओवर द टेस्ट ट्यूब, व्हाइट पीपीटी बचा रह गया, तो किसका बचा रह गया, व्हाइट पीपीटी, बेरियम सल्फेट का बचा रह गया भाई व्हाइट पीपीटी, ठीक है, समझ में आ गई। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन, 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 ये
इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी यहाँ से एक और चीज आने वाली है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगे, क्या है वो, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस पर जाते हैं। आ सब्सटेंस ऑन आ रिएक्टेंट साइड, सब्सटेंस किसमें होगा, रिएक्टेंट साइड में, इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज इफ ऑक्सीजन इज एडेड। अगर उसके किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, क्या है भाई, किसी भी रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। समझ में आ गई, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। या इसका दूसरा एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर हाइड्रोजन रिमूव हो किसी रिएक्टेंट में से, क्या हो, हाइड्रोजन रिमूव, तो हम एक चीज, एक कंक्लूजन पे आ गया, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, तो क्या कहलाएगी वो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड कर रखा है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, क्या है भाई, 1 ग्राम पाउडर ले रखा है हमने चाइना डिश में। चाइना डिश जो होती है वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, ठीक है ना, और जिससे हमारे ये कप, चाय के कप बनते हैं ना, उस वाले मटेरियल की होती है। और इट इज द रेडिश ब्राउन इन कलर, क्या चाइना डिश नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर पाउडर की बात कर रहे हैं भाई। ऐसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। हीट द, अगर चाइना डिश में रख के इसे बर्नर पे हीट करेंगे ना तो आप ब्लैक सब्सटेंसेस फॉर्म, नहीं काला हो जाएगा, ब्लैक सब्सटेंस मिलेगा हमें। ठीक है ना, क्या मिलेगा, ब्लैक सब्सटेंस। वो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, वो होगा कॉपर ऑक्साइड होगी। क्या होगी, कॉपर ऑक्साइड होगी, वो ध्यान रखना, कॉपर ऑक्साइड होगी। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, वो भाई क्या ये है भाई, रिडक्शन रिएक्शन। क्या है भाई, रिडक्शन रिएक्शन। मैंने ऑक्सीडेशन पढ़ ली, रिडक्शन पढ़ ली। यहाँ बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा है। देखो वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगी। ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी। बस इतना ही है कि जहां पे ऑक्सीजन निकले बाहर और हाइड्रोजन अंदर आए, वो हमारी क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चन इतने आसानी से नहीं आते, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे भाई सीबीएसई वाले आपको, बोर्ड वाले जो है ना, ऐसे नहीं छोड़ते वो। ये तो आपको पता है कि भाई अगर ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन निकलेगी तो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन रिमूव होगी हाइड्रोजन ऐड होगी तो रिडक्शन है, ऐसे नहीं देने गए। ठीक है ना, इन दोनों को मिला के देंगे। जब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपस में मिला दिया, ठीक है, या रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक। साइमल्टेनियस के मतलब है एक के बाद एक हो, ऑक्सीडेशन भी हो और इसी रिएक्शन में साथ में रिडक्शन भी हो, तो हम क्या कहलाएंगे, उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, तो बिल्कुल चिंता मत करना, इसके जो आपको नोट्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहां पे आप जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिएगा, जिससे आपको ये रिएक्शंस और ये सारी चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, और आपका ज्यादा दिक्कत ना हो एग्जाम में। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है ना, और बहुत आसानी से हो भी जाता है, इसके क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लेकिन अगर समझे जाए तो। ठीक, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, जो रिडॉक्स रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, ये समझने वाली बात है भाई, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस या ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। नाम इनके उल्टे हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होने वाला रिड्यूसिंग कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग कहलाएगा। समझ में आ गई ना बात, ये उल्टा है। क्या है भाई, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग कहलाएगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जाती है। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको दे देंगे एक इक्वेशन, ठीक है, उसके अंदर पूछेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, या कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। तो आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना कि जिसके अंदर से कोई भी चीज बाहर जा रही हो, निकल रही हो, रिड्यूस हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस होगा यानी कि खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, रिड्यूस खुद होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। दूसरा क्या है, अगर वो कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी भी हमारे रिएक्टेंट में, तो वो क्या कहलाए, वो ऑक्सीडाइज हो रही है ना। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे बात ध्यान आ गई आपको,
समझ में आ गई। देखो इस तरीके से होता है ये, यहाँ पे समझ लें। यहाँ देखो MnO2, यहाँ पे MnCl2 बन गया ना, MnCl2 बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हेयर MnO2 इज रिड्यूस, यहाँ रिड्यूस हुआ और MnCl2 बना है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकली है तो रिडक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, HCl ये कहलाए, इसने ही तो इसे रिड्यूस करा भाई, HCl ने ही तो इसे रिड्यूस होने में मजबूर हुआ ना कि भाई ऑक्सीजन निकाल ले अपने अंदर से। अब इसने अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल ली तो रिड्यूस किसने कराया, इसने कराया ना। किसने कराया भाई, यहाँ पे HCl ने कराया। तो HCl क्या हो गया, HCl इज ऑक्सीडाइज, HCl इज ऑक्सीडाइज। यहाँ पे HCl क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ इसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आया कि MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे समझ में आ गई ना। क्या Mn, देखो Mn में से O बाहर निकल गया, रिड्यूस हो गया, O बाहर निकल गया, रिड्यूस हो गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया। और HCl यहाँ से टूटा और Cl यहाँ पे क्या हुआ भाई, HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। HCl क्या है भाई, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है भाई, HCl रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन इन्हीं पे पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन सारे कर लेना जितने भी आपके सैंपल पेपर में या आप जहाँ पे भी आपको मिल जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ से रिडक्शन हो रहा है इसका भाई, Zn में से O बाहर निकल के जिंक बन रहा है और C में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो Zn इज रिड्यूस, रिड्यूस हो गया, क्या बनाया, ZnO ने रिड्यूस हो गया क्या बनाया, Zn बनाया। और C ने रिड्यूस हो गया क्या बनाया, CO2 बनाया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पे ZnO इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और C हो गया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। आप बहुत ज़्यादा आपकी काम की बातें हैं, इसके अलावा हमने और कोई यहाँ पे फालतू बात नहीं करी है, ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा के नहीं बताया है क्योंकि बढ़ा के पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, हालांकि ऑक्सीडेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे रोज डेली लाइफ में ना, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन का हम यूज करते हैं, लेकिन दिखता कहाँ कहाँ पे है वो देख लेते हैं भाई। यहाँ पे दे रखा भाई कोरोजन, ठीक है। और कोरोजन क्या होता है पहले देखना, जंग लगा लोहा, लोहे में जंग लगा लोहे में, वो होता हमारा कोरोजन। लेकिन अगर ये लोहे की बात कर रहे हैं तो उसको हम रस्टिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन केवल लोहे की बात में, ठीक है। अगर यहाँ आयरन की बात कर रहे हैं तो वो रस्टिंग है, वरना अगर कोई और सा भी कोई और मेटल होगा और वो उसकी ऊपर की लेयर खराब हो रही होगी तो वो कोरोजन कहलाता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, आती जरूर है, बहुत ज्यादा आती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लगने वाले हैं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, और लगेंगे पक्का यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। चाहे वो केस स्टडी क्वेश्चन लगे लेकिन क्वेश्चन जरूर लगेंगे भाई, ठीक है। देखते हैं क्या है भाई, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ट, ठीक है, अटैक करा इसने, अटैक्ड बाय सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर। कौन कौन भाई करता है भाई, मॉइस्चर करेगा, एसिड, रेन और वाटर, एसिड, एयर और वाटर। यहाँ पे क्या क्या मॉइस्चर है, एयर है, और एक बार और पढ़ लेते हैं इसे दोबारा से जरा। वैन कोरोजन क्या है भाई, जंग लगा लोहे में, ठीक है। जब जंग लोहे में लगता है तो वो कोरोजन कहलाता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट एज मॉइस्चर, एसिड, एयर, वाटर एटसेट्रा इज सेड टू बी कोरोड, हम कहेंगे वो कोरोड हो गया, खराब हो गया, ठीक है, उसके अंदर जंग लग गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, उसको हम प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे भाई। यहाँ से एग्जांपल क्या, रस्टिंग ऑफ मेटल, ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर होती है वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है ना, जब वो क्या उसमें कोरोजन उसको होने लगता है। और आपने देखा होगा कॉपर, कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसमें ग्रीन ग्रीन की कोटिंग आने लगती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कोरोजन पे ही तो हैं, ये सब चीज कोरोजन में है। लेकिन अगर मैं बात केवल किसकी करता हूं, आयरन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए ये वर्ड यूज होता है रस्टिंग, केवल आयरन के लिए यूज होता है रस्टिंग, और किसी मेटल के लिए रस्टिंग यूज नहीं होगा, सबके लिए कोरोजन यूज होगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट चीज, रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी बेसिकली कहाँ होती है, जो हम पैकेट्स फूड लाते हैं जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, और जितनी भी हमारे पैकेट के अंदर चीज आती है ना,
ठीक है। इनके अंदर क्या होता है भाई, ये किस में बनाई जाती है, फैट में बनाई जाती है, ऑयल में बनाई जाती है। फैट्स और ऑयल यहाँ पे यूज होते हैं इन्हें बनाने के लिए। तो अगर उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाए तो वो क्या कर देगी, वहां पे वो फैट्स और वो ऑयल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, टेस्ट, तो टेस्ट खराब होगा, उसके अंदर से स्मेल आने लगेगी। ठीक है। उसके बाद हम उस फूड को कहेंगे कि क्या हो गया, रेंसिड हो गया। ये क्या हो गया, फूड रेंसिड हो गया, खराब हो गया। ठीक है। और इसको प्रोसेस को बोलेंगे हम रेंसिडिटी। क्या बोलेंगे भाई, रेंसिडिटी बोलेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें क्या, इसके लिए क्या यूज होते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम पैकेट वाली चीजें लेके आते हैं। कैसी चीजें लेके आते हैं भाई, पैकेट वाली चीजें लेके आते हैं। इस तरीके से होती है ना वो बनी हुई, ये इस तरीके से पैकेट से बनी हुई होती है ना चीजें। यहाँ पे फूली फूली सी होती है, यहाँ पे लिखा रहता है लेज। ठीक है। तो ये पैकेट में जो जितनी भी चीजें बनी हुई आती हैं ये ज्यादा ऑक्सीडाइज होती हैं। और इसके लिए इनके अंदर ये ऑक्सीडेशन ना हो, रेंसिड ना हो, तो कौन सी गैस डाली जाती है, N2 यानी कि नाइट्रोजन डाली जाती है, जो कि ऑक्सीजन को बढ़ने नहीं देती। और अगर वहां पे ऑक्सीजन होगी भी ना तो भी उसे भी घटा देती है ये। ठीक। तो पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक द पोटैटो वेफर्स, ठीक है, पोटैटो चिप्स जो आती है, पोटैटो वेफर्स इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ द एयर। एयर की जगह इसमें नाइट्रोजन गैस भरी दी जाती है जो फूली फूली सी आती है। ठीक है। इसके बाद क्या है, अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन द डायरेक्ट सनलाइट। जो पकी हुई चीजें होती हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखना चाहिए। ठीक है। कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए जिससे कि उसके अंदर ऑक्सीजन अटैक ही ना कर पाए। इसीलिए हम जो पका हुआ खाना होता है हमारा किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है। जो उसकी गैस होती है वो ऑक्सीजन को बढ़ाती नहीं है। ठीक है ना, वो उसको ऑक्सीजन को बढ़ाती नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोरोजन की भी प्रिवेंशन हम लिख सकते हैं भाई, आपके पास आ जाता है कि हम कोरोजन से मेटल को किस तरह से बचा सकते हैं। तो पेंटिंग से बचा, पेंट कर दो, उस पर पेंट करते हैं तो पेंट भी कर सकते हैं, उसे ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, उस पर ऑयलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कोरोजन से बचाती हैं हमारे मेटल को। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, बहुत छोटी में चीजें हमने निपटा दी हैं यहाँ पे। ठीक है। सारी एक्टिविटीज हमने कवर करी हैं जिसमें कि हमने बहुत ज्यादा देखा है कि उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, केस स्टडी आपकी बहुत ज्यादा आती है। तो हमने वो कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियोस मेरी बहुत अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को बहुत अच्छे से जरा सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।